हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक जित विडंबना की बात करते हैं वह इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना विडंबना का स्वरूप है। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, या पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका आंसर लिखेंगे, खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां भी थी, इसीलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसका वीर्यवंशन कार्यों में भी उनके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियां को वह सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह होगा हर एक मामलों में अपवाद था। इस तरह खोखा जो है ना हर एक मामलों में क्या था, अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका आंसर लिखेंगे, सैन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, वह उसे एक बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेन करने का इंतजाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उसे किस तरह उत्तर दिया। इसका आंसर लिखेंगे, सैन साहब और उनके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। सैन साहब अपने ही बोल उठे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब पत्रकार महोदय ने पूछा गया कि अपने बच्चों की विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बनने का काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय के स्वर्ग में व्यंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुषमा विराजमान है। शहरों में तो प्राकृतिक का विनाश हो गया, वहाँ तो चारों तरफ कृतियों का साम्राज्य है। गांव में ही कृष्ण की छवि के साथ साथ सुबह की गुनगुन आहट और शाम की लोरी व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को पहचान रखने वाले दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों। इसका आंसर लिखेंगे, भारत को पहचान सकने वाले यूरोपियन की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि उन लोगों ने इनकी प्राकृतिक सुषमा और आर्थिक संपदा को भोगने और लूटने की वस्तु समझा और इसे बर्बाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक
नितिन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। इसका आंसर लिखेंगे लेखक ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, भू विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, मानव जीवन के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास इत्यादि के चित्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला किया है और क्यों? इसका आंसर लिखेंगे लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना हवाला दिया है जिसमें वह जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 बार इस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। उसने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को दे दिया। उसने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अमूल्य तो फिर से खुश होकर उसे उदार व्यक्ति समझेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महत्व को नहीं समझा और उसे मात्रा सोना समझकर जला दिया। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि वह हम भारतीयों को अपने हाथी बचाने की सलाह देना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हम अपने देश को समझें और इससे प्रेम करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? इसका आंसर लिखेंगे बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नखदंता लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चढ़ने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है, क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद उस समय अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा, यानी कि नाखूनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? इसका आंसर लिखेंगे मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं। वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वह अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? इसका आंसर लिखेंगे जब दोस्त ही पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक के छपने लगी तब इनके अक्षरों में स्थिरता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? इसका आंसर लिखेंगे हिंदी भाषा और इसकी विविध बोलियां नेपाली, मराठी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? इसका आंसर लिखेंगे लेखक ने गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी नगरी लिपि कहते हैं या किसे कहते हैं, किस प्रसंग नंदी नगरी लिपि कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया? इसका आंसर लिखेंगे देवनागरी लिपि को ही दक्षिण भारत की नंदी नागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि के काल तथा उसके विस्तार के प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? इसका आंसर लिखेंगे लेखक मानते थे कि नौकर रखना बड़ी साल की बात है। अब लेखक के घर भी एक नौकर आ गया था। वह नौकर को देख परख रहे थे। उनकी पत्नी नौकर को देखकर बहुत खुश थी। वह कभी नौकर को देखती तो कभी लेखक को और कभी अपने भाई को। इसलिए लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, क्योंकि नौकर रखने में भी एक खास तरह के गुण का होना आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, एक लड़का था जिनका नाम बहादुर था। उनकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष की थी। उनका शरीर स्वस्थ रंग, गोरा और मुंह चिपटा था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की है सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उनके गले में स्काउट ओ की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक के जितने भाई और रिश्तेदार थे सभी के यहाँ नौकर था। जब वे वाहन की शादी में घर गए तो देखा कि उनकी दोनों भाभियों चारपाई तोड़ती रहती हैं और नौकर काम करते रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत काम करती थी, इसलिए लेखक जल्द भूल गए और उन्हें लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है।